नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मायावती ने घोषणा कर दी है कि अब वो किसी क्षेत्रीय दल से समझौता नहीं करेंगे। भैया बहुत कुछ हो गया। लोग हैं कि मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। नीचे लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसका मतलब आप बीजेपी से डायरेक्ट समझौता करेंगी, क्षेत्रीय दल से समझौता नहीं करेंगी। दरअसल मायावती किसी जमाने में इतनी मजबूत नेता थी, लोग थर-थर काँपते थे, ब्यूरोक्रेसी काँपती थी। लेकिन अब ये हाल हो गया है कि हर आदमी उनको बीजेपी की बी टीम बनाने पे तुला है। अभय दुबे जी से रोज़ बातचीत करता हूँ, मैंने उनसे पूछा कि क्या है इसकी राजनीति का के पीछे की कहानी? मैंने पूछा उनसे, अखिलेश यादव ने जिस तरह जयप्रकाश जी को मुद्दा बना दिया, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने लापरवाही बरती, उसका भविष्य में क्या नतीजा होगा? अखिलेश यादव ने तो बाकायदा डिमांड कर दी कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन में आ जाएँ, एनडीए का साथ छोड़ दें। राजनीति बहुत तेज हुई और सबसे मज़ेदार बात ये, जब हम बात करते थे कुछ भक्तों से और पूछते थे कि तुम्हें क्या मिला? सरकार में आने के बाद तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा तो बड़े उससे कहते थे कि अब्दुल की चूड़ी तो टाइट हो गई, मतलब मुसलमान तो टाइट हो गए। हम उनसे पूछते थे कि अब्दुल जिसके तुम पिंचर लगाने वाली बात करते हो, वो पंचर 50 में लगाता था, वो 100 में लगाता है, उसकी चूड़ी टाइट नहीं हुई। चूड़ी टाइट तुम्हारी हो गई क्योंकि तुम्हारे बच्चों की नौकरियाँ चली गई, उन्हें नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं। तुम्हारा सिलेंडर महँगा हो गया, महँगी तुम्हारी सब्ज़ी हो गई, तो तुम्हारा नुकसान हुआ, अब्दुल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी अब्दुल मतलब इसी वोट बैंक को ध्यान में रख के महाराष्ट्र की बीजेपी समर्थक शिंदे सरकार ने मदरसों के टीचर जो है उनकी आमदनी वेतन 3 गुना बढ़ा दिया। सोचिए 3 गुना मदरसों का टीचर। संजय राउत ने पूछा कि ये वोट जिहाद नहीं है तो क्या है? अगर हम करते तो हमें वोट जिहाद कह दिया जाता। तमाम बढ़िया-बढ़िया बातचीत की है अभय दुबे जी से, आपसे रिक्वेस्ट है पूरा सुनिए की बातचीत, पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन कीजिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मायावती जी का बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा कि अब हम किसी रीजनल पार्टी से कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन मायावती जी का दुर्भाग्य समझिए कि लोग उन पे यकीन नहीं करते। मायावती ने ट्वीट किया, उसके नीचे लोग लिख रहे हैं कि इसका मतलब आप कह रही हैं कि अब हम भविष्य में किसी रीजनल पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, क्या डायरेक्ट बीजेपी से करेंगी समझौता? और कुछ लोग लिख रहे हैं कि मायावती का भरोसा नहीं है, ये कहती है हम कभी समझौता नहीं करेंगे, उसके कुछ दिनों बाद ये समझौता करती हुई नज़र आती हैं। मुझे कभी-कभी हैरानी होती है अभय जी, जब मैं 2007 का वो दौर देखता हूँ कि जिस समय मायावती का मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसी नौकरशाही थर-थर काँपती थी। मायावती देश की इकलौती नेता थी, 24 घंटे की कॉल पे वो देश में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकती थी। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन किस तरह ये पार्टी खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का आरोप लगता चला गया। अब क्या ये जो घोषणा हुई है जिसको लेकर ट्रोल कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मायावती इस रुख पे कायम रह पाएँगी? देखिए, मायावती की राजनीति तो भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विडंबना है और उस विडंबना को हमें समझना चाहिए। मायावती शुरू में जब उनका उभार हो रहा था, तो वो उन्हें उत्तर प्रदेश में 50 या 60 के बीच में सीटें प्राप्त होती थी हर चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को सीटें 175, 180, पौने 200 के आसपास प्राप्त होती थी। मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। बावजूद इसके उनकी सीटें 50-60 के करीब होती थी। लेकिन 3 बार भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री थोड़े दिनों के लिए रही मुख्यमंत्री, उसके बाद भाजपा उनकी सरकार गिरा देती थी। इसके बावजूद मायावती पे ये आरोप संजय जी कभी नहीं लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या उनका मोहरा है या उनके प्यादे की तरह काम कर रही हैं। आज स्थिति ये है कि वो भाजपा के साथ उनका कोई समझौता नहीं है और भाजपा उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाने लगी? भाजपा पूर्ण बहुमत की पार्टी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उन पे आरोप ये है मायावती पे कि वो भाजपा के लिए काम करती हैं। आप देखिए तब की मायावती और आज की मायावती में कितना फर्क हो गया है। जब भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री बनती थी तब उन पे आरोप नहीं लगता था, तब तो रेडिकल क्षेत्रों में उनकी प्रशंसा होती थी कि भाजपा को उन्होंने मजबूर कर दिया है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। यानी भाजपा एक तरह से मायावती के सामने झुक गई है, ये हालत होती है। आज स्थिति यह है कि मायावती के ऊपर को किसी भी आप राजनीति के साधारण जानकार से पूछ लीजिए, तो हर कोई ये कहेगा कि भाई ये तो मायावती भाजपा के मोहरे की तरह काम कर रही है। देखिए, मायावती किसी रीजनल पार्टी समझौता करें या ना करें, ये सब उनका उनका रणनीतिक मामला है और पार्टियां अपनी रणनीति बदलती रहती हैं। लेकिन सबसे पहले तो मायावती को अपनी छवि की चिंता करनी चाहिए। मायावती की छवि पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। उनकी ये एक ऐसी छवि नहीं रही कि ये महिला जो किसी जमाने में अपने दम पर इसने उत्तर प्रदेश में 2007 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, ये महिला आज इस स्थिति में है
कि वो अपने जनाधार को ये विश्वास दिला सके कि वो वास्तव में जो कर रही है वो सच्चे मन से कर रही है। उनकी नेक नीति पे लोगों को संदेह हो गया। देखिए, जिस क्षण किसी पार्टी की और नेता की नेक नीति पे संदेह होता है, वैसे ही लोग वो जो कहता है और कहती है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की नेक नीति पर ऐसा ही संदेह तेलंगाना के चुनाव में हुआ था। भाजपा कहती तो ये थी कि वो जमकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन सब लोग कहते थे कि इसका चंद्रशेखर राव की जो भारत राष्ट्र समिति है, उसके साथ में मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी की। इसी तरीके से आज मायावती की छवि यह है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हो या उत्तर प्रदेश के बाहर हरियाणा में चुनाव लड़ रही हो। अभी दिल्ली में चुनाव होगा तो वहां भी वो इसी तरह की कुछ गतिविधि करती हुई नजर आएंगी। वो किसी पार्टी से समझौता करें ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो कहीं अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगी, मान लो बिना समझौता किए खड़ा करती हैं, वैसे ही लोग ये अंदाज लगाएंगे कि इनके खड़े होने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होने वाला है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर उनकी शिनाख्त हो चुकी है। अब वो एक स्वतंत्र उभरती हुई रेडिकल दलित नेता नहीं रह गई है और उनके अपने जनाधार को ही उनके ऊपर संदेह है। उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव ने मायावती को वोट, लोकसभा चुनाव में उनके अपने जनाधार ने मायावती को वोट देने की बजाय कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस के जरिए समाजवादी पार्टी को वोट दिया। ये स्थिति है। तो मायावती एक ऐसी दलित नेता है जिनका ग्राफ किसी जमाने में बहुत ऊपर चढ़ा था, जैसा कि आपने बताया कि 2007 में ब्यूरोक्रेसी थर-थर कांपती थी, उनको श्रेय दिया जाता था। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को अच्छी तरह उन्होंने संभाला। लेकिन आप देखिए उनकी राजनीति जो है उसने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। ये अर्श से फर्श तक की कहानी है, ये आसमान से जमीन पर आने की कहानी है। बहुत बड़ी विडंबना है भारतीय राजनीति की। मैं भी ये सोचता हूँ तो मुझे इसका बहुत दुख होता है। कोई मुझे तो अभी तक याद है, जनसत्ता में पहले पेज पे खबर छपी थी, शायद हेमंत शर्मा ने लिखी थी या किसी और लिखी थी। उसमें लिखा था कि वो काशीराम जिनके मारे अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिंह राव जैसे नेता थर-थर काँपते हैं, वो पता नहीं क्यों एक महिला के इतने आगे नतमस्तक हो गए कि पार्टी बर्बाद हो रही है, लोग छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। मतलब मायावती का ये रुतबा था, मायावती का ये तहलका था कि दलित समुदाय बड़ा विश्वास करता था। और लेकिन जो अभय जी, जो दलित समुदाय में शून्यता आई है मायावती के इस तरह बीजेपी की बी टीम हो या ना हो, लेकिन सामान्य लोगों में चर्चा हुई है कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो जो बीजेपी चाहेगी वो उनसे करा लेगी, ये सामान्य छवि चर्चा खराब हो हुई रही है। है। छवि खराब। तो अब ये जो दलित समुदाय है, ये किधर जाते हुए दिखाई देगा फिर, इसका ये देखिए, किस राजनीति में कोई शून्य रहता नहीं है संजय जी। राजनीति में शून्य सबसे ज्यादा तेजी के साथ भरता है, कोई हुँ, गैप नहीं रहता है राजनीति में। मुझे तो लगता है कि दलित समुदाय ने पहले से ही आ, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया। हुँ, कम से कम लोकसभा चुनाव के संदर्भ में तो मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ, लोकसभा चुनाव जब भी होगा, विधानसभा चुनाव में दलित समुदाय स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वोट देता है, लेकिन लोकसभा चुनाव जब भी होगा, दलित समुदाय कांग्रेस की तरफ जाएगा, न केवल उत्तर प्रदेश में, बिहार में और दूसरी तमाम जगहों पर। और दक्षिण भारत में पहले से ही कांग्रेस की तरफ था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ दलित समाज का रुझान है और मायावती इस रुझान को वापस तभी प्राप्त कर सकती हैं अपने पक्ष में, जबकि वो जो कर रही हैं उसको बाकायदा ईमानदारी से करती हुई दिखाई भी दें। मतलब ये नहीं हो सकता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2-3 भाषण दे दिए तो उन्होंने आकाश आनंद को अपरिपक्व कह के उस पद से ही हटा दिया। और उसके जैसे ही उन्होंने ये काम किया, वैसे ही एकदम फिर से तय हो गया कि ये तो अमित शाह के इशारे पे चल रहे हैं। पत्रकार लोग आपस में चर्चा करते थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पत्रकार आपस में चर्चा करते थे कि अमित शाह के इशारे पे चल रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के न जाने कितने पत्रकारों ने मुझसे कहा कि आप बहन जी जो कर रही हैं उसका भी फायदा हमें ही होगा। देखिए, जब आपके बारे में इस तरह की चर्चा होने लगे, उसके बाद में कुछ ज्यादा रह नहीं जाता है। फिर वो चर्चा धीरे धीरे आपके कार्यकर्ताओं में पहुंचती है, आपके जनाधार में पहुंचती है। फिर आपके कार्यकर्ता, आपके जनाधार वाले जो एक जमाने में आपको भक्तिभाव से देखते थे, वो आपके ऊपर विश्वास करना से इनकार कर देते हैं। अच्छा, ये जो दलित वोट जो कांग्रेस को नहीं जाएगा, मान लीजिए मायावती ने छिटका जो दलित वोट कांग्रेस को नहीं गया, वो ज़्यादा संभावना क्या है, भाजपा को जाएगा या सपा को जाएगा? देखिए, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव में रणनीति क्या बनती है, किस तरीके से बनती है रणनीति, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। अब अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठजोड़ रहेगा
विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, आगे विधानसभा चुनाव होगा तब 2027 में, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कांग्रेस बीच में गठजोड़ रहता है, तो ज्यादा संभावना यह है कि मायावती को कुछ दलित वोट मिलेगा और उसके बाद अगर किसी को दलित वोट मिलेगा तो वो कांग्रेस की गठजोड़ वाली पार्टी को दलित वोट प्राप्त होगा। इसमें यह भी करना पड़ेगा कि आप किस तरह टिकट देते हैं, किस तरह के लोगों को आप टिकट देते हैं, वो बहुत सी बातें हैं इसके अंदर काम करती हैं इसके अंदर। तो उस वक्त क्या परिस्थिति होगी उसका हम लोगों को उस पर नजदीकी निगाह रखनी होगी, उसका आकलन करना होगा, तब बात समझ में आएगी कि मामला किधर जा रहा है। ये बात तो ठीक है। खैर पहले क्या होता था, दलित वोटों की एकमात्र उम्मीदवार मायावती ही होती थी, वो निस्संदेह बात होती थी, उसमें किसी को कोई शक नहीं होता था, भाई दलित वोट है मायावती को मिलेंगे। मायावती उसी हिसाब से अपने टिकट भी बांटती थी, जब किसी गैर दलित उम्मीदवार को टिकट मायावती देती थी तो पहले से तय होता था कि उस इलाके में इतने दलित वोट हैं, इतने जाटा वोट हैं, वो वोट तो मिलेंगे ही, उसी हिसाब से टिकट का मूल्य भी तय होता था। मायावती की टिकट के मूल्य के लिए जानी जाती है ना। तो ये सब बातें जो होती थी, अब वो सब बातें अब नहीं रह गई, पुराना रुतबा खत्म हो गया है। मायावती ने धीरे धीरे करके अपनी राजनीति का बहुत नुकसान किया है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 24-48 घंटे से अखिलेश यादव छाए हुए हैं। एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया था उन्होंने, जयप्रकाश नारायण सेंटर। 800,000 करोड़ की बिल्डिंग थी और जब सरकार बदली तो जांच के आदेश हो गए। बिल्डिंग बनाने वाली शालीमार के जो मालिक थे संजय सेठ, एक बदनाम बिल्डर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में। तमाम सरकारी जमीनों पे उनके कब्जे के आरोप लगे हैं संजय सेठ पर। वो बदल के बीजेपी में चले गए, एमपी बन गए, बिल्डिंग की जांच रुक गई। 7-8 सालों से 700-800 करोड़ की वो बिल्डिंग खंडहर हो रही है। मैंने जनहित याचिका भी दायर करी कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा है। सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया चीफ जस्टिस ने। अखिलेश यादव ने कहा भी आज कि एक सीनियर जर्नलिस्ट ने इस पे पीआईएल भी करी, लेकिन सरकार इसको चुपचाप बेचना चाहती है। और फिर अखिलेश ने यह आरोप लगाया कि वहां पे जेपी की प्रतिमा लगी हुई है, हमें वो माल्यार्पण करने से रोका जाए। पिछली बार भी रोका था तो अखिलेश यादव गेट कूद के अंदर चले गए थे, हंगामा मच गया था। इस बार आधी रात को 10 बजे गेट के ऊपर टील लगाने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव वहां पहुंच गए, टीम के ऊपर लिखवा दिए समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और वो नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि अब आपको जेपी पे इतना अपमान कर रहे हैं लोग, जेपी की प्रतिमा ऐसे जानवरों के बीच में छोड़ दी गई है, तो आपको समर्थन वापस ले लेना चाहिए भाजपा से। तो ये सरकार इतनी बड़ी गलती क्यों कर गई? जाते माल्यार्पण करते, छोटी सी खबर चलती, गोदी मीडिया वैसे भी ना दिखाता अखिलेश यादव की खबर को, लेकिन रोक कर इतना बड़ा तूल दे दिया उन्होंने। सरकार ऐसी गलतियां करती क्यों है? और जेपी वाली लड़ाई ये कहां तक जाएगी? आपने तो जयप्रकाश को बहुत पढ़ा है, जेपी मूवमेंट के तमाम नेताओं को आप जानते हैं और जेपी से जुड़े रहे हैं। अब ऐसी चीजें जब बढ़ेंगे विवाद की, बीजेपी जेपी की प्रतिमा तक पे माल्यार्पण नहीं करने दे रही है, तो उसका मतलब क्या निकलेगा? देखिए अखिलेश यादव इसकी राजनीति जो है वो तो साफ समझ में आती है। आजकल सरकारों में उदारता बिल्कुल समाप्त हो गई है और इसकी वजह से वो इस तरह की गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें दूरगामी दृष्टि से नहीं, अल्पकालिक दृष्टि से भी नुकसान होता है। अब इसी प्रकरण को आप लीजिए, अगर वो अखिलेश को वहां पर माल्यार्पण करने देती, जेपी को वहां श्रद्धांजलि करने देती, तो वास्तव में बहुत छोटी मोटी खबर बनती। आज स्थिति ये है कि आप टीवी खोलिए तो अखिलेश उसमें जेपी की मूर्ति पे माल्यार्पण करते हुए नजर आते हैं, जो मूर्ति उन्होंने स्थापित की है अपनी कार के ऊपर, और फिर पूरा विवाद जो है ना वो सामने आता है। वैसे मैं जानता ही नहीं था कि इस प्रकार का कोई जयप्रकाश नारायण का कोई सेंटर बना था। मेरे दिमाग में ये बात ताजी नहीं थी, खबर ताजा नहीं थी मेरे दिमाग में, लेकिन अब ये सब बातें सब लोगों को पता चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये गलती कर दी है और इस बहाने अखिलेश ने जो निशाना साधा है, आप देखिए कितना दिलचस्प और कितना मानीखेज निशाना है, उसका निशाने को देखिए। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार से कि आप आ जाइए वापस इंडिया गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व से भी एक तरह से कह रहे हैं कि आप इनको नीतीश कुमार को लीजिए। तो ये एक मैं समझता हूँ जो जिस तरह से अखिलेश जी में लगातार एक राजनीतिक परिपक्वता आई है और वो सही जगह पर निशाना लगाने लगे हैं। उनकी जब मैं आपके कार्यक्रम में गया था और मैंने उनको बोलते हुए सुना था, तो मुझे लगा था कि इनके पास एक खास तरह की भाषा शैली भी विकसित हो गई है, जिनको वो बड़ी सावधानी के साथ में और बड़े इत्मीनान के साथ में बिना उत्तेजित हुए मुस्कुराते हुए अपनी बात कहते रहते हैं, और बात पते की होती है और तीर निशाने पर लगता है। ये अखिलेश जी की एक विशेषता मैंने उस कार्यक्रम में देखी थी। फिर बाद में मैंने इस दृष्टि से उनके और बयानों पर भी ध्यान दिया, तो वो मुझे बार बार इस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल कुशलता पूर्वक करते हुए नजर आए। मुझे लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल से अभी तक अफसोस होना शुरू हो गया होगा कि उसने इस घटना को इतने खराब तरीके से क्यों डील किया और अखिलेश को पूरी खबर जो है ले उड़ने की इजाजत क्यों दी।
बिहार में भी इसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि जेपी का बड़ा नाम जुड़ा रहा है बिहार से, और जिस तरह का अरे ये भाई, विवाद। खुद खुद भारतीय जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उसके सब नेता काम कर चुके हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी 80 के दशक की बिल्कुल शुरुआत में बनाई थी, उन्होंने और अडवाणी ने मिलकर, तो उस वक्त उसके घोषणा पत्र में जयप्रकाश नारायण की विचारधारा का जिक्र था, गांधीवादी समाजवादी का गांधीवादी समाजवाद का जिक्र था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जिक्र था। ये तो खबर कहीं आई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जेपी को श्रद्धांजलि दी हो। ये खबर जरूर आई कि भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश को जेपी को श्रद्धांजलि देने से रोका, और अखिलेश ने इस तरीके से प्रतिरोध स्वरूप एक प्रतिरोध करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ये मौका चूक गई। ये अब मौका तो चूक ही है, तो आपको लगता है ये सेंटर बनवा देगी या अभी अभी और विवाद बढ़ने देगी इसको, सेंटर को? मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी समस्या को हल करने की स्थिति में है। सेंटर बनवाना तो एक तो वो तो बहुत बड़ी घटना होगी ये, और इसमें बहुत समय भी उनको लगेगा। ये विवाद तो चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, और एक गजब की बात ये है कि जेपी के नाम पे और कोई बड़ा बड़ा पार्क वार्क भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। एक बिल्डिंग है, उसको लेकर डर ये है कि अगर बीजेपी को डर ये अगर ये बन गया बड़ा सा, तो लोग ये कहेंगे कि अखिलेश यादव ने बनवाया इतना सुंदर बिल्डिंग। लोग अभी भी कहते हैं डीजीपी ऑफिस, स्टेडियम, ये सब अखिलेश यादव ने बनवाया, तो एक नई बिल्डिंग बन जाएगी जेपी के नाम पे। तो विवादों का समस्या ये है अभय जी, नाम बदल नहीं सकते। अब वो नहीं जेपी के नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय है तो पार्क रख नहीं सकते, बिल्डिंग रख नहीं नहीं सकते, नहीं नहीं। क्योंकि जेपी का नाम ऐसा है, इसमें सब जुड़े हैं, विपक्षी जुड़े हैं। क्या लगता है कि बाकी जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं या फिर जो एनडीए के साथी हैं, उनको ये जेपी के नाम वाली बात कहीं चुभेगी, थोड़ा सा दर्द होगा कि यार जेपी के नाम पे तो होना चाहिए था? बिल्कुल चुभनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण तो एक जमाने में जब कांग्रेस के विरोध में ही राजनीति होती थी, मैं 70 के दशक की बात कर रहा हूँ। 74 में जयप्रकाश नारायण आंदोलन शुरू हुआ, 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, 77 में इमरजेंसी खत्म हुई, फिर जनता पार्टी बनी। तो सारा कुछ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उन्हीं के प्रति आशा और विश्वास रखते हुए, वही उसके घोषित अघोषित सब तरह के नेता वही थे। जो संपूर्ण क्रांति का पूरा आंदोलन था, उसके भी नेता वही थे। जयप्रकाश नारायण बहुत गांधी और लोहिया के देहावसान के बाद में जो भी गांधीवादी समाजवाद की संरचनाएं बची हुई थी, जयप्रकाश नारायण उसके सबसे बड़े प्रतीक थे। और विपक्ष का हर नेता उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता था। उसमें भाजपा के नेता तो बढ़ चढ़ के उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते थे। अब कई लोग जो जयप्रकाश नारायण के आसपास रहते थे, भाजपा के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। उसे नहीं करना चाहिए था ऐसा। उसे इस प्रकार की परिस्थिति बनानी चाहिए थी कि वो अखिलेश के साथ बातचीत करती और कहती कि भाई वहां पर मान लीजिए काम हो रहा है, वहां मत जाइए, चलिए किसी और जगह जयप्रकाश नारायण के ऊपर एक कार्यक्रम कर लेते हैं, और हमारे साथ चलिए चलिए कार्यक्रम, हम भी श्रद्धांजलि देते हैं उनको, वो हमारे भी नेता थे, आप भी श्रद्धांजलि दीजिए। ये सब करना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके उन्होंने अपना ही नुकसान किया। बिल्कुल ठीक बात है, और एक दूसरे विषय पे चलते हैं। जब बात चलती थी चुनाव की, तो हम लोग पूछते थे कुछ लोगों से, खासतौर से कट्टर लोगों से, कि भैया तुम्हें क्या मिला? महँगाई बढ़ गई, बेरोज़गारी नहीं हो रही, तो तुम्हें तुम्हें क्या हासिल हुआ? तो कहते थे कि अब्दुल की चूड़ी तो टाइट हो गई। मतलब अब्दुल का मतलब वो एक चिन्ह बताते थे कि मतलब मुसलमानों की तो चूड़ी टाइट हो गई। हम कहते थे कि वो बेचारा पिंचर, तब तुम मज़ाक उड़ा रहे हो पिंचर की, वो तो पिंचर जोड़ने के तो 50 के साथ ₹100 ले रहा है। चूड़ी तुम्हारी टाइट है, सिलेंडर का रेट तुम्हारा बढ़ा, सब्जी का रेट तुम्हारा बढ़ा। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव से पहले वो अब्दुल बड़ा प्यारा लगने लगा है। मतलब वो मुसलमान वोट बड़े प्यारे लग रहे हैं। शिंदे सरकार ने मदरसा टीचरों का वेतन 3 गुना बढ़ा दिया। मैं सभी दर्शकों से कहूँगा जो खासतौर से भक्त हैं वो सुने इस खबर को मेरी। शिंदे सरकार ने, बीजेपी समर्थित सरकार ने मदरसों के टीचर का वेतन 3 गुना कर दिया। संजय राउत ने पूछा, कहा है कि अगर हम ये करते, तो कहते हैं वोट जिहाद कर रहे हैं, और ये आप करें, मतलब वही वाली बात है कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो कलेक्टर ढीला। तो शिंदे सरकार ने ये कर दिया। ये मदरसे और टीचर का 3 गुना वेतन जब 4 दिन बाद चुनाव डिक्लेयर हो जाएँगे, करने से क्या मुसलमान वोट दे देंगे? इनको ये समझ में मुसलमानों को वोट फिर भी नहीं मिलेंगे। मैंने अभी जब हरियाणा के चुनाव की पोलिंग काउंटिंग हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पत्रकार इस बात से बड़े चिढ़े हुए थे कि नुहू में, मेवात के इलाके में भाजपा ने दो तीन मुसलमानों को टिकट दिए थे इस बार। लेकिन वो दो तीन उनके मुसलमानों, किसी मुसलमान ने वोट ही नहीं दिया।
जो कांग्रेस के मुसलमान उम्मीदवार थे वो 1,00,000 वो 90,000 95,000 1,00,000 के वोटों से चुनाव जीत रहे थे वहां पर। तो इन्होंने जो मदरसा टीचरों का वेतन बढ़ाया है, इसके बावजूद भी इन्हें मुसलमानों के वोट नहीं प्राप्त होंगे। देखिए, वोट इस तरीके से नहीं प्राप्त होते हैं। आपको पूरे पूरे समुदाय के साथ में अपने संबंधों को बेहतर बनाना होता है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने आज से कुछ वर्ष पहले ये कहा था कि वो पसमानदा मुसलमानों के बीच में भाजपा की स्नेह यात्राएं निकालेंगे और उनके साथ उन्होंने एक अपील की थी, इनका संबंध अच्छा किया जाए। मोहन भागवत ने भी अपील की थी। इंद्रेश कुमार तो लगातार मुसलमानों के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से काम करते ही रहते हैं। तो उस वक्त एक बार ऐसा लगा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमानों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाएगी और हो सकता है कि कुछ जो मुसलमानों की जो मतदान प्राथमिकताएं हैं वो इसके चलते बदलें। लेकिन वो सारे बयान केवल बयान ही रह गए। मुझे तो याद नहीं पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दो अपवादों को छोड़कर कभी कोई गंभीर प्रयास किया हो मुसलमानों के साथ संबंध अच्छे करने का। उल्टे मुसलमानों के खिलाफ हर चीज में जिहाद, वोट जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, नौकरी जिहाद, इसी प्रकार की लगातार बातें उनकी तरफ से की जाती रहती हैं। फिर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का चुनाव प्रचार किया, उससे तो स्पष्ट हो गया कि आज भी वो हिंदू बनाम मुसलमान करने पर आमादा हैं। उनके लोग जो ट्विटर पे लिखते हैं, उनके लोग जो फेसबुक पे लिखते हैं, उनके लोग जो व्हाट्सएप पे लिखते हैं, आप उनको देख लीजिए। उनके जो ब्लॉग होते हैं, आप उनको देख लीजिए। सारा का सारा मुसलमान विरोध होता है। उनके पास एक ही, हर राजनीति का एक ही तरीका है कि उसको मुसलमान विरोधी राजनीति में बदल देना और उसी तरीके से पूरे मामले को ट्विस्ट करके, ट्वीक करके उसी तरीके से पेश करना। तो मुसलमानों से जब तक वो संबंध अच्छे नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की एक दो घटनाएं कर देने से, इस प्रकार के एक दो कदम उठा लेने से उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला। अच्छा, ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि चुनाव से 4 दिन पहले करोगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वोट मिलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने तो क्या-क्या नहीं कह दिया, मुसलमान, मुजरा और सब कुछ कह दिया, तब भी लोकसभा चुनाव में वोट नहीं मिले। तो क्या ये कोई स्ट्रैटेजी है कि मुसलमान वोटों के, महाराष्ट्र में मुसलमान वोटों में बिखराव हो जाए, एक जगह ना जाए, रणनीति क्या होगी? भाई, मुसलमान वोटों में बिखराव कैसे होगा? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है होते हुए। मुसलमान वोटों में बिखराव होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुसलमान वोटों में बिखराव तब हो सकता है जबकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासे पैमाने पर मुसलमानों को टिकट दे। भाई, राजनीति में अगर आप किसी का राजनीतिक समर्थन चाहते हैं तो आप उसको राजनीतिक नुमाइंदगी देंगे नहीं देंगे? सही बात है। भाजपा बिल्कुल मुसलमानों सही। को टिकट नहीं देती। जब टिकट हुँ, देगी तब राजनीतिक नुमाइंदगी मिलेगी आपको। अब जैसे भी हरियाणा में टिकट दिए थे, अभी ये दिखाया, लेकिन कहीं भी इस तरह का कोई माहौल नहीं था। अगर भाजपा बड़े पैमाने पर काफी दिनों से टिकट दे रही होती तो फिर मुसलमान भी सोचते हैं कि भाई हमें टिकट देना एक गंभीरता का परिचायक है और गंभीरता के सबूत पहले से उनके पास होते। ऐसा थोड़ी ना होता। अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी नई शुरुआत करती है, मुसलमानों को जहां पे वो चुनाव जीत सकते हैं, मुसलमानों की अच्छी संख्या है, वहां पे मुसलमानों को टिकट देती है तो कुछ बात बनती भी है। तो आगे भारतीय जनता पार्टी के पास भी तर्क होता है। देखिए, राजनीति का मतलब ये है कि आप राजनीति में हिस्सेदारी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। राजनीति में हिस्सेदारी तब मिलती है जब आप उनको नुमाइंदगी देते हैं। वो तो कुछ होता नहीं है उनकी तरफ से, तो मुसलमान क्यों उन्हें वोट देने लगे? इस बीच में ये क्यों सब चल भ्रमित ही रहा होंगे? है, वो भ्रमित लेकिन नहीं होंगे। सही बात है, ये सब भी चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने फिर तापमान बढ़ा दिया, जाति जनगणना कह रहे हैं कि बात तो सही है, जाति जनगणना होनी चाहिए। ये बेचारे मोदी जी को चैन नहीं आता, मतलब हरियाणा जीत का जश्न अभी मना नहीं पाए होंगे, बढ़िया-सा दाल-रोटी खा नहीं पाए होंगे, मोर को दाना खिला नहीं पाए होंगे, तब तक ये बयान आ गया कि साहब जाति जनगणना वाली बात तो ठीक है। कि नीतीश आपको कुमार उनका और, मोर जरूर याद आता है। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो सीन, वो उनका मोर मोर पे, हाँ। मोर मुझे जरूर कई याद लोगों ने आता कहा, मैं गया अभी पुणे में गया था, तो मुझे है। हाँ, एयरपोर्ट पे सज्जन मिले, आर्मी के अफ़सर थे, हाँ। रिटायर्ड थे वो, आए, उन्होंने कहा कि आप और अभय जी जो बगले का मोर का दाने का ज़िक्र कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे बड़ी हँसी आई कि मोर, मोदी जी का मोर एक फ़ेमस हो गया है। तो ये जो है, तब तक ये मोर को दाना खिला के चैन नहीं ले पाता, तो नायडू या नीतीश में से एक जना जिन्न छोड़ देता है। क्या लग रहा है आपको, ये जाति जनगणना का ये बार-बार जिन्न निकल के आता है, ये मोदी जी को या बीजेपी को अभी कितने दिन और परेशान करेगा? देखिए, अब तो इन्हें जाति जनगणना कर जाति आधारित जनगणना करानी ही पड़ेगी। अब इन्होंने 2024 में फिर से टाल दिया उसको, 2025 में ले गए जनगणना। वही जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी। आप सोचिए, अगर कोविड की वजह से नहीं कर पाए तो 2022 में करा लेते, 2022 में नहीं करा पाते 2023 में करा लेते। बिना जनगणना कराए हुए, बिना ताजे तथ्य देश की आबादी के, आमदनी के, खर्चे के, कौन क्या किसके घर में क्या है, ये सब प्राप्त किए हुए आप नीतियां बनाए जा रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि आपकी नीतियां जो हैं वो सही और ताजे तथ्यों पर आधारित नहीं है। जातिगत जनगणना तो इन्हें अब करानी ही पड़ेगी। कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इसकी डिमांड है। भाजपा के जो घटक दल हैं, नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के पक्ष में, हम सब लोग जानते हैं। अब उनका दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, वो भी खुलकर आ गए, वो भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। अब भाजपा कैसे बचेगी? भाजपा को जातिगत जनगणना करानी ही पड़ेगी, वो उससे नहीं बच सकते। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि भाजपा खुल के उसकी घोषणा कर दे। तो हाँ, एक तरह से मजबूत भाजपा के कंधे पे जो बंदर लदा हुआ है, लगातार उनको उसके कान में खोंखियाता रहता है बंदर जातिगत जनगणना का, वो उतर जाएगा। सही बात भाजपा है, ये बात घोषणा तो कर दे कि अगली जनगणना जाति आधारित होगी, जो कि 2025 में हम उसकी शुरुआत करेंगे और जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से उसको अंजाम देने की योजना है हमारे पास, उसका प्रयास किया जाएगा। जैसे ही भाजपा ये ऐलान करती है, वैसे ही इसका जो ये राजनीतिक मांग जो है ना, ये राजनीतिक मांग खत्म हो जाएगी। फिर जनगणना होगी और जनगणना के आंकड़े धीरे धीरे करके, जैसे हमेशा प्रकाश में लाए जाते हैं, उस तरीके से प्रकाश में लाए जाएंगे। फिर उन आंकड़ों के ऊपर चर्चा होगी। बिल्कुल ठीक बात लेकिन है। अभय जी, भाजपा चूंकि उस ऐलान को करती नहीं है इस तरीके से, स्पष्ट रूप से आपको मौका आधिकारिक मिलता घोषणा नहीं करती है, इसलिए उस पर राजनीति होती रहती है। ठीक बात। एक आखिरी सवाल अभय जी, अशोक गहलोत ने कहा है कि माना है कि हरियाणा में पार्टी की गुटबाजी ज्यादा हो गई, और लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये की है उन्होंने कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन होता तो ज्यादा बेहतर रहता। इस लाइन का क्या अर्थ निकल सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी के गठबंधन का कांग्रेस की हरियाणा की हार से कोई संबंध नहीं, और मैं इसको 4 PM के मंच पर प्रमाणित भी कर चुका हूँ। मेरा मानना यह है कि जिन 3-4 सीटों के बारे में कहा जाता है कि वहां आम आदमी पार्टी के वोट अगर कांग्रेस को मिल जाते तो कांग्रेस शायद 339 वोटों से या 600 वोटों से, 1,500 वोटों से वो सीटें नहीं हारती। उन्हीं सीटों पे आप देखिए जो कांग्रेस के बागी हैं, उनको हजारों हजार, 10-10 हजार, 12,000, 15,000, 20,000, 29,000 वोट प्राप्त हो रहे हैं। मैंने 18 सीटें गिन के सुनाई थी आपके मंच पे। उन 18 सीटों में से कांग्रेस ने अगर 9 सीटों पर भी बागियों को नियंत्रित कर लिया होता तो इस वक्त कांग्रेस के पास बहुमत होता, भाजपा के पास बहुमत नहीं होता। लेकिन कांग्रेस समझ ही नहीं पाई कि चुनाव के वोट पड़ने के कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, क्या चुनाव ने करवट ली। उस चुनाव करवट लेने के पीछे भाजपा की योजना भी थी और कांग्रेस की गलतियां भी थी। तो वो करवट लेना नहीं समझ पाए। कांग्रेस से बहुत बड़ी भूल हो गई है और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से ऑक्सीजन प्राप्त हो गई। ये ऑक्सीजन ठीक उसी तरह की है जैसी 2015 में बिहार और दिल्ली में बुरी तरह पराजित होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी, और वो ऑक्सीजन उसे 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतकर प्राप्त हुई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा ने जीता। वो अपने आप में बहुत स्वाभाविक नहीं लग रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, भाजपा को उसका लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ तो भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, ठीक बात यहाँ है। कांग्रेस ने उसको जीतना क्यों दिया भाई? हाँ, ये सवाल तो कांग्रेस को अपने आप से पूछना चाहिए, कांग्रेस ने बिल्कुल। जीतने क्यों दिया उसको? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको जानने के लिए कि कांग्रेस क्यों चुनाव हारी है, अब कोई इसमें रहस्य नहीं रह गया है। ये बिल्कुल स्पष्ट कहने के लिए, ठीक है, चुनाव आयोग निष्पक्ष आचरण नहीं करता है, चुनाव आयोग ने ऐसे बहुत से काम किए जिससे साफ लगता है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था। उस लिहाज से मैं ईवीएम की हैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बैटरी ओवरचार्ज मिली उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव आयोग की बहुत सारी अन्य कार्रवाइयों से भी इस बात को कहा जा सकता है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। लेकिन कांग्रेस एक जीता जाता चुनाव हारी है और इसका कांग्रेस को नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को एक अनपेक्षित फायदा हुआ है। इसको भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि फायदा हुआ, वो फायदा कांग्रेस ने भाजपा की झोली में डाल दिया। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, हमसे बातचीत की, आभार। तो ये थे अभय जी, आपने पूरी बातचीत सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। चैनल को साथ दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।